घना अंधेरा था। सावन की रात, आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक के बीच गांव सीतापुर के बाहर खड़ी वो पुरानी हवेली किसी शैतानी साए की तरह दिख रही थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। उसकी एक बेटी थी, राधा। राधा बहुत सुंदर और मासूम थी, लेकिन हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के समय हवेली की खिड़कियों से रोशनी दिखाई देती, जबकि वहां कोई नहीं रहता था। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी पायल की छन छन। गांव वाले कहते थे कि राधा की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। एक दिन 4 दोस्त अर्जुन, रवि, समीर और मोहित ने तय किया कि वे इस रहस्य का सच जानकर रहेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, वहां मत जाना, जो भी गया है वापस नहीं आया। लेकिन युवाओं का जोश डर से बड़ा था। रात के ठीक 12 बजे वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली का बड़ा सा लोहे का गेट जंग लगा हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने उसे धक्का दिया, गेट खुद ब खुद किर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने कान के पास फुसफुसाया हो, वापस चले जाओ। मोहित घबरा गया, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रवि हंस पड़ा, डरपोक मत बनो। वे अंदर बढ़े। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। अचानक एक तस्वीर अपने आप गिर गई। समीर चौंक पड़ा। तस्वीर में एक लड़की थी, सफेद कपड़ों में, बड़ी उदास आंखें, वही राधा। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई, छन छन छन। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। कोई है ऊपर, अर्जुन ने धीरे से कहा। वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमरातीं। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, लंबा अंधेरा गलियारा सामने था। आखिरी कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। रवि ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना आईना था और उस आईने में चारों दोस्तों के पीछे एक सफेद साया खड़ा था। वे पलटे, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक मोहित जोर से चिल्लाया। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज चलने लगी। आईने में वही लड़की दिख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे उसकी आवाज गूंजी, मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ? कमरे की दीवारों पर अचानक खून जैसे लाल निशान उभर आए। एक दृश्य दिखाई देने लगा। ठाकुर ने अपनी बेटी को जबरन हवेली में कैद कर रखा था, क्योंकि वो एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। गुस्से में ठाकुर ने उसे इसी कमरे में बंद कर दिया और एक तूफानी रात में वो वहीं दम तोड़ बैठी। उसकी आत्मा तब से भटक रही थी। राधा की आत्मा बोली, मेरी हड्डियां इस हवेली के पीछे दफन हैं, मुझे मुक्त करो। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे उसकी मदद करेंगे। सुबह होने से पहले वे हवेली के पीछे गए, जमीन खोदने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। अंदर हड्डियां और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मैं राधा, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो कृपया मुझे शांति दिलाएं। अर्जुन ने गांव के पंडित को बुलाया। विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ा गया, हवेली के ऊपर चमकती बिजली गिरी। हवेली में आग लग गई। गांव वाले दूर खड़े थे। आग की लपटों के बीच उन्हें एक सफेद साया आसमान की ओर जाते दिखाई दिया और फिर सब शांत हो गया। उस दिन के बाद हवेली खंडहर बन गई, लेकिन वहां से कभी कोई रोने या पायल की आवाज नहीं आई। चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वे फिर कभी किसी आत्मा को चुनौती नहीं देंगे। लेकिन कहते हैं, कभी कभी अमावस्या की रात उस खंडहर से फिर भी धीमी सी पायल की आवाज आती है, छन छन छन। क्या सच में राधा को मुक्ति मिली, या हवेली में अब भी कोई और राज छिपा है? गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग उसे मौत का पेड़ कहते थे। कहते हैं उस पेड़ के नीचे कभी एक तांत्रिक ने काली साधना की थी और उसी रात उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। तब से उस पेड़ के पास रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई रो रहा हो या किसी की धीमी हंसी हवा में तैर रही हो।
गांव के बच्चे शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। बूढ़े लोग कहते, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ की परछाई भी मत छूना। एक दिन शहर से आया एक युवक रवि इन बातों पर हंस पड़ा। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वो आधी रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर सच का पता लगाएगा। रात के ठीक 12 बजे चांद बादलों में छिपा था। हवा बिल्कुल शांत थी। जैसे ही रवि पेड़ के पास पहुंचा, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर सांपों की तरह फैली हुई थीं। पत्तों की सरसराहट में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वापस जाओ। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तभी उसे लगा कि पेड़ की एक मोटी डाल से कोई सफेद साया लटक रहा है। उसने ध्यान से देखा, वहां कुछ नहीं था। वो मुस्कुराया, बस वहम है। अचानक उसके पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी पेड़ की जड़ों के बीच से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो झुककर देखने लगा। तभी ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी और किसी में फुसफुसाया, तुम भी यहीं रहोगे। रवि डरकर पीछे हट गया। तभी पेड़ की एक भारी डाल जोर से हिली और जमीन पर गिर गई, ठीक वहीं जहां वो खड़ा था। वो गिरते गिरते बचा। अब उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। वो भागने लगा, लेकिन रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। उसे लगा वो गोल गोल उसी पेड़ के चारों ओर घूम रहा है। अचानक उसके सामने वही सफेद साया खड़ा था। लंबे बिखरे बाल, चमकती लाल आंखें और जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरता हुआ शरीर। उसकी आवाज गूंज उठी, ये मेरा स्थान है। जो भी यहाँ आता है वापस नहीं जाता। रवि चीखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले उसे पेड़ के नीचे बेहोश पड़े पाए। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो बार बार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, पेड़ जिंदा है, पेड़ देखता है। उस दिन के बाद से कोई भी उस पेड़ के पास नहीं गया। लेकिन कहते हैं अमावस्या की रात उस पेड़ की डाल से अब भी एक सफेद साया लटकता दिखता है, और जो भी उसकी आंखों में देख ले वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अंत या शायद शुरुआत। घने जंगलों के बीच एक सुनसान पहाड़ी पर सदियों पुराना एक महल खड़ा था। लोग उसे चंद्र महल कहते थे। कहते हैं ये महल कभी राजा वीरेंद्र सिंह का था। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती, कभी पायल की छन छन, कभी किसी के रोने की धीमी सी सखियां। एक दिन 5 दोस्त आरव, निशा, कबीर, तान्या और रोहन एडवेंचर के लिए उस महल में जाने का फैसला करते हैं। गांव वाले उन्हें मना करते हैं, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना, वहां रानी चंद्रलेखा की आत्मा भटकती है। लेकिन दोस्तों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। शाम ढलते ही वे महल के विशाल टूटे दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। दरवाज़ा हल्का सा धक्का देते ही खुद बहुत चर्रर की आवाज़ के साथ खुल जाता है। अंदर घना अंधेरा, दीवारों पर जाले, टूटी मूर्तियां और धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भागने की आवाज़ आती है। कौन है वहाँ? कबीर चिल्लाता है। जवाब में बस ठंडी हवा का झोंका आता है। वे टॉर्च जलाकर ऊपर जाते हैं। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिलती है, रानी चंद्रलेखा की। तस्वीर की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे वो उन्हें देख रही हों। अचानक तान्या चीखती है, वो पीछे कौन खड़ा है? सब पीछे मुड़कर देखते हैं। सफेद साड़ी में एक औरत, लंबे खुले बाल, चेहरा पीला, आंखें काली और उसके पैरों में पायन। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक ठंडी गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में फैल जाती है। निशा डरते हुए कहती है, हम बस देखने आए थे, हमें माफ कर दो। अचानक दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। महल की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगते हैं। रानी की आत्मा धीरे धीरे उनके करीब आने लगती है। रोहन हिम्मत करके पूछता है, आप क्या चाहती हैं? आत्मा रोते हुए कहती है, मुझे न्याय चाहिए। मुझे मेरे ही भाई ने इस महल में कैद कर मार डाला था। मेरी आत्मा तभी से भटक रही है। दोस्तों को महल के तहखाने में एक पुराना संदूक मिलता है। उसमें राजा के भाई के अपराध के सबूत और रानी की डायरी होती है। जैसे ही वे डायरी पढ़कर सच्चाई जोर से बोलते हैं, महल हिलने लगता है। रानी की आत्मा मुस्कुराती है। पहली बार उसके चेहरे पर शांति दिखती है। धन्यवाद, उसकी आवाज़ धीरे धीरे गूंजती है। अचानक तेज रोशनी होती है और सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह गांव वाले देखते हैं कि महल के ऊपर का अंधेरा हट चुका है। 5 दोस्त बाहर बेहोश पड़े थे, लेकिन सुरक्षित। उस दिन के बाद चंद्रमहल से कभी कोई डरावनी आवाज़ नहीं आई। लेकिन कहते हैं आज भी अगर कोई आधी रात को उस महल के पास जाए तो हवा में हल्की पायल की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है, जैसे कोई अभी पहरा दे रहा हो। गहरी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे
और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। शहर से दूर पुराने रास्ते के किनारे एक वीरान कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि उस कब्रिस्तान में 100 साल पुरानी आत्माएं भटकती हैं। वहां की हर कब्र के पीछे एक अधूरी कहानी दबी हुई है। एक दिन 4 दोस्त राहुल, अमन, विकास और समीर ने हिम्मत दिखाते हुए उस कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। उन्हें लगा ये सब सिर्फ अफवाह है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैसे ही वे कब्रिस्तान के लोहे के जंग लगे गेट को धक्का देकर अंदर गए, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिलने लगी जैसे कोई उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। राहुल ने मजाक में कहा, कौन है यहाँ? अगर कोई भूत है तो सामने आओ। इतना कहते ही पीछे से मिट्टी गिरने की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा, एक पुरानी कब्र खुद ब खुद हिल रही थी। मिट्टी धीरे धीरे हटने लगी और अंदर से एक सड़ी गली हाथ बाहर निकला। समीर डर के मारे चिल्लाया। तभी कब्रिस्तान के बीचों बीच लगी टूटी हुई मूर्ति की आंखें लाल चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक विकास के मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में एक औरत की धीमी डरावनी हंसी गूंजने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आवाज चारों तरफ से आ रही थी। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन गेट अपने आप बंद हो चुका था। जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, किसी ने पीछे से अमन का कंधा पकड़ लिया। धीरे धीरे वे समझ गए कि ये सिर्फ एक आत्मा नहीं, पूरा कब्रिस्तान जाग चुका था। हर कब्र से सिसकियों की आवाज आने लगी। जमीन के नीचे से कोई चल रहा था। राहुल ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी उनके सामने धुंध में एक परछाई उभरी। एक सफेद साड़ी में औरत, जिसकी आंखें काली और चेहरा मिट्टी से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी और हर कदम के साथ जमीन से और हाथ बाहर निकलने लगे। क्या चारों दोस्त उस कब्रिस्तान से जिंदा निकल पाएंगे, या फिर वे भी उसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे हमेशा के लिए?